चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चालू कर दिए थे। तुमने सबसे पहले तो रॉड की निकाल ली थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनल आंसर नहीं निकाला था क्या? निकाल लिया था ना, के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल। तो पूरे स्टेप्स पे लिख लिए थे, है ना। तो वो इंटीग्रेशन का मेन कॉन्सेप्ट तो उसी पे ही पूरा डिपेंड करता है। उसके सारे स्टेप्स अच्छे से रिवाइज करिएगा। आगे जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे वो उसी के ऊपर होंगे, है ना। तो आज की क्लास में अपन वही करने वाले हैं। चलिए देखें, लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniform charged ring। तो मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, ठीक है। इसका रेडियस कुछ ना कुछ आर दे रखा है अपने को, और आपसे पूछ लिया है इसके सेंटर पे अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जो भी है इस रिंग के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जो भी क्यू चार्ज है पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, जल्दी बताए। यूनिफॉर्म बॉडी है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसा है। सोचे आंसर होता है जल्दी से, बहुत इजी है मतलब। सेंटर जीरो रहेगी क्या? बताया था यार, इतनी देर से वेट करवा रहे हो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यार? अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, स्क्वायर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीन चार्जेस रख दिए, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार चार्ज रख दिए बराबर बराबर, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी ना ड्यू टू सिमेट्री। तो ऐसे ही बेसिकली हम लोग बात करें, हमने सर्कल तो रख दिए पूरी। तो स्क्वायर के बाद अगला क्वेश्चन हेक्सागन का बना सकता था, पेंटागन का बना सकता था, सब पे जीरो आती ना। तो बेसिकली सर्कल तो और कुछ नहीं, क्या होता है यार, इन्फाइनाइट साइड वाला पॉलीगन होता है क्या। तो बेसिकली हम बात सकते हैं हर जगह बराबर बराबर चार्ज रख दिया, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ऐसे देख सकते हैं, इधर एक चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे एक चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, वो कैंसिल हो जाती है। हर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रिक फील्ड सामने अवेलेबल है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी है, डायरेक्ट जीरो बोल सकते हैं, कोई इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? लिख लीजिए डायरेक्ट, ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज जीरो। तो इसलिए अब रिंग का सवाल तो बनेगा नहीं। तो दिक्कत क्या हो रही थी यार, कि रिंग के सामने एक पॉइंट था, वो इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे रहा था, ठीक है क्या। तो ये देखते हुए उन्होंने फिर क्या करा, आधी रिंग बना दी। एक हाफ रिंग है, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपसे क्या पूछ लिया गया है, ओरिजिन पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ना। इसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दे दिया। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक चार्ज क्यू लिया, हर जगह एकदम बराबर बराबर से चढ़ा दिया उसके ऊपर, है ना।
यानी कोई भी लेंथ काट लेंगे, बराबर लेंथ पे चार्ज बराबर निकल के आएगा। ठीक है, रेडियस लिख लीजिएगा इसका आर। निकाले जल्दी से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अब जीरो तो नहीं आएगी? तो नहीं आएगी ना जीरो, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए सामने कोई पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आंसर तो नॉन जीरो आएगा, है ना। अच्छा, ये बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? बोले बोले। अभी भी ध्यान से देखे तो यहाँ पे एक पॉइंट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। यहाँ पे एक पॉइंट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। दोनों के कॉस वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाएगी क्या? तो ध्यान से देखें इस चीज को। इधर पे एक पॉइंट है, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। इधर पे एक पॉइंट है, उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है ना। दोनों के ये वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे। समझे क्या? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी होगी तो नीचे। सिमेट्री से बोल सकते हैं जितनी रिंग इस तरफ है उतनी रिंग इस तरफ है। मतलब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी ऐसी होगी। सही है क्या? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ मान सकते हैं आप। ठीक है क्या? तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है नीचे की तरफ होने वाली है, ये भी समझ में आ रहा है। सही है। अब निकालेंगे कैसे वो सोचे। इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है क्या? हम लोग ऐसा मानेंगे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके एक रिंग बनी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग बात करें हमें क्या करना होगा, किसी एक पॉइंट के वजह से, एक जनरल पॉइंट की वजह से एक जनरल से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी। हम बोलेंगे सारे चार्जेस की वजह से ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब ये इनफाइनाइट पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सही है क्या? और इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना होगा यानी इंटीग्रेट कर जाना होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। करें, चालू करें उसको। अच्छा, ये एलिमेंट वगैरह जो अपन लेते हैं ना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लिया था, ये मेथड फिक्स्ड होता है। एक बकायदा बुक होती है हाउ टू टेक एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो मेथड फिक्स है। रॉड बनानी है तो ऐसे एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेना पड़ता है। रिंग बनानी हो तो भी जाके थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट होगा। फिक्स्ड मेथड है एकदम। क्लियर है क्या? हर जगह लगेगा आपका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तब भी निकलेगा, तब भी यही चीज रहेगी। सेंटर ऑफ मास निकालोगे तब भी यही चीज रहेगी। ठीक है क्या? तो आइए देखें जल्दी से। तो मान लेते हैं हम लोगों को कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए, है ना। तो एक बात बताइए, ये रिंग बनानी है तो एलिमेंट को गोल गोल घुमाना होगा तभी तो रिंग बनेगी ना। अभी रॉड बनानी थी तो अपने एलिमेंट को क्या करा था, अपन ने चलाया था। ठीक है क्या? लिमिट्स ऐसी वाली थी कि एलिमेंट चल गया था। याद करो पिछला क्वेश्चन। ये लोग रिवाइज करके नहीं आते, एकदम मूर्ति बन के बैठे रहते। हम लोग बात करें, हमने एक एलिमेंट लिया था, उस एलिमेंट को चलाया था जिससे रॉड बन गई थी। सही है क्या? अब हमें यहाँ पे एलिमेंट को घुमाना होगा तभी रिंग बनेगी ना। मेथड वैसे तो फिक्स है, एलिमेंट कैसा लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं उसका थोड़ा बहुत लॉजिक दे रहा हूँ। ठीक है क्या? तो हम लोग बात करें अब यहाँ पे रिंग जो है वो उसको मतलब ऐसे किसी पॉइंट को ऐसे घुमा देंगे, रिंग बन जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को घुमाना हो तो उसको एक्स वगैरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, आप जानते हैं यार, लीनियर मोशन करवाना हो तो एक्स वगैरह चल जाता है। लीनियर मोशन करवाना था, रॉड बनानी थी तो एक्स वगैरह चल गया था, एक्स पे जाके जेएक्स के एलिमेंट चल गया था। सही है क्या? बट अच्छा, यहाँ पे तो घुमाना है, सर्कुलर मोशन करवाना है। सर्कुलर मोशन में थीटा वगैरह काम आते हैं। सही है क्या? इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा पे जाके कहीं से भी नाप सकता हूँ। थीटा जरूरी नहीं है वाई एक्सिस से नापू, मैंने वाई एक्सिस से नाप दिया। ठीक है, चाहो तो एक्स एक्सिस से भी नाप सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ से थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। समझ पा रहे हैं? वहां पे एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लिया था, है ना। मतलब मेरे को ये पता था कि मुझे वहां पे एक्स को ही बदलना होगा, उससे एलिमेंट चलेगा और चलेगा तो रॉड बना देगा। तो इसलिए ये तो समझ में आ रहा था जिसको बदलना है उसके बाजू में डी होना चाहिए, क्योंकि लिमिट उसी की डलती है पे। सही है क्या? डी के बाजू में जो भी होता है उसी की तो लिमिट डलती है ना, कल बात करी थी इसे। हम लोग बात कर रहे हैं अब यहाँ पे मुझे थीटा बदलना होगा तब जाके एलिमेंट घूमेगा। क्लियर है? तो मेरे को ये समझ में आ रहा था डी के बाजू में थीटा भी लेना होगा। सही है क्या? तो थीटा और स्मॉल चेंज इन थीटा, डी थीटा मतलब स्मॉल चेंज इन थीटा होता है ना। ऐसा अपन ने एलिमेंट ले लिया, ये हमारा एलिमेंट हो गया। सही है। अच्छा, ये एलिमेंट कितना छोटा होगा, क्या बहुत छोटा होगा क्या? बहुत ही छोटा होगा। डी थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, भयंकर छोटा होगा, जूम करके दिखा है। लगभग एक पॉइंट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर छोटा सा चार्ज डी क्यू मान सकते हैं। छोटे से एलिमेंट पे बहुत ही छोटा चार्ज कितना, डी क्यू। सही है क्या? इस जी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं सेंटर पे। मैंने एकदम जनरल एलिमेंट लिया है ना, ना तो मैंने ये बीच वाला एलिमेंट लिया है, ना मैंने कॉर्नर वाला एलिमेंट लिया है।
एकदम किसी रैंडम थीटा वेरिएबल बजा के थीटा का कुछ ना कुछ एलिमेंट ले लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये जनरल एलिमेंट की वजह से जनरल से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, कितनी हो जाएगी, डीई विल बी इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, के क्यू, के डी क्यू बाय, हाँ ये दूरी रेडियस ही है ना, तो अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। सही है, समझ में आया, बहुत ही इजी था। अगर आपको पता होता है एलिमेंट कैसे लेते हैं तो फिर तो बहुत इजी है। और ये फिक्स्ड है, हमेशा रिंग में ऐसे ही एलिमेंट लेते हैं, प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे अपने आप दिमाग में बस जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है बेटा आर का स्क्वायर, ठीक है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी यार, अवे फ्रॉम चार्ज, यानी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटे से चार्ज की वजह से ये ऐसी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ऐसे ही बस टाइम पास करे यार, बनाए जा रहे चीजों को, है ना। तो डी आ गया के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। अच्छा मेरे को बताओ, इस डी को डायरेक्ट जोड़ दे, इंटीग्रेट कर दे, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। अरे इंटीग्रेट कर देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, सभी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ते जाएंगे, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, तो एक काम करते जोड़ देते, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं इससे। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट डी का इंटीग्रेशन। सही लिखा है, गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है। इंटीग्रेशन कैसा जोड़ के देता है यार, वेक्टर वाला जोड़ के देता है या फिर नॉर्मल वाला जोड़ के देता है, खुद बताओ यार, क्या इंटीग्रेशन ये करके देता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यूज को जोड़ता होगा। तो भैया इनफाइनाइट वैल्यूज को जोड़ देता है, बहुत बड़ा काम कर रहा है ऑलरेडी, ऊपर से तुम उनको इनफाइनाइट चीजों को वेक्टर्स में जोड़वा दो तो भाई ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। सही है क्या, क्लियर है। तो बात करें ऐसा करके तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, क्लियर है। इंटीग्रेशन अपने को नॉर्मल सम करके देता है, 2 + 3 + 4 टाइप का सम, ऐसा नहीं करता कि एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाएगा। क्लियर है क्या, मतलब नहीं ऐसा नहीं करता बेटा। अरे 1 से लेके 5 तक जोड़ते हैं ना अपन, लिमिट को डालते हैं, तो 1 से लेके 5 तक जितनी वैल्यू आती है सबको जोड़ के देते हैं। 1 से लेके 5 तक कितनी वैल्यू आती है, इनफाइनाइट, सब ले वो सब जोड़ के देगा वो। क्लियर है। तो हम लोग बात करें बेसिकली इंटीग्रेशन क्या करता है, सारी इनफाइनाइट वैल्यूज को जोड़ के देता है और उनको एल्जेब्रिकली जोड़ के देता है, वेक्टोरियली जोड़ के नहीं देता। क्लियर है। तो मतलब हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना पड़ेगा, समझे क्या, वो इंटीग्रेशन करके नहीं देगा, तो अब क्या करें। अरे आंसर तो निकालना, आप कैसे करें यार। तो फिर हमने सोचा कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप, एक वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस 7j कैप, क्या जोड़ लोगे, बताओ जोड़ के बताओ, 6i कैप प्लस 10j कैप, ये भी गलत बता रहे हैं। अरे सही है, समझ में आया। यानी जब हम लोग वेक्टर्स को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं तो हम लोग बात करें कंपोनेंट्स डायरेक्ट एल्जेब्रिक वाला जोड़ते हैं। देखो एल्जेब्रा सम ही हुआ ना, तो ये फॉर्मूला लगाया क्या मैंने, कंपोनेंट्स जब जुड़ते हैं तो बेसिकली वो डायरेक्ट जुड़ते हैं, उनको वेक्टर वाला फॉर्मूला लग के नहीं जुड़ते। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। मैं पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा नहीं जोड़ सकता, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 + 9 √13, सही है, कितना आ जाएगा, √13। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 16 + 49 कितना हो जाएगा, 65 का रूट। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं ये नहीं कर सकता कि इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दूं, वो गलत हो जाएगा। इन दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इन दोनों को जोड़ने के लिए फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के सम के बराबर नहीं आता है, जानते हो ना। मैग्नीट्यूड को जोड़ने के लिए फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है, सही है क्या। बट कंपोनेंट्स को जोड़ना होता है तो कंपोनेंट्स को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में आया क्या, क्लियर है। तो हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे अब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में लग रही है, तो उनको वेक्टरियली जोड़ो या फिर नॉर्मल एल्जेब्रिक जोड़ो, बात एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे वेक्टर सम अलग आएगा, नॉर्मल जोड़ना अलग आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं।
हम लोग बात करें इंटीग्रेशन, अपने को नॉर्मल वाला जोड़ के देगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, वेक्टर वाला सम चाहिए, सही है क्या? तो इसलिए ये मेथड तो गलत है। लेकिन क्या इनके कंपोनेंट तो अभी भी नॉर्मल वाले जोड़ रहे होंगे क्या? तो सामने प्रूफ है, कंपोनेंट्स तो हमेशा नॉर्मल वाले ही जोड़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डीई का इंटीग्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इस डीई के कंपोनेंट ले लूं, डीई का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और डीई का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। मैं ये नहीं बोल सकता कि डीई का इंटीग्रेशन कर लूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मेरे पास, लेकिन ये पक्के से बोल सकता हूं कि डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर लूंगा तो वाई डायरेक्शन की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? और डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दूं तो एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। समझ पाए? क्या मेरी बात को समझ पाए? हम लोग बेसिकली कभी भी पूरे वेक्टर्स को ऐसा नहीं जोड़ सकते कि सबको जोड़ दो पकड़ के ऐड कर दो, वो नहीं कर सकते, लेकिन वो कंपोनेंट को हमेशा पकड़ के ऐड कर सकते। सही है क्या? तो इसलिए हमने क्या करा, डी का ये वाला कंपोनेंट लिया, उसका नॉर्मल सम कर सकते हैं, डी का ये वाला कंपोनेंट लिया, उसका नॉर्मल सम कर सकते हैं। सही है क्या? डी कॉस थीटा जोड़ते जाओगे क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। डी साइन थीटा जोड़ते जाओगे क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन। क्या है बात समझ में आ रही है अच्छे से? क्लियर है? यहाँ पे कुछ एक जगह छोड़ेंगे अपन लोग, ठीक है क्या? कम से कम 5 लाइन छोड़ेंगे, ठीक है क्या? चलिए फिर देखते हैं यार, यहाँ पे जगह छोड़ना है ना। आइए देखिए, ये सब तो फालतू ऐसे एक्सप्लेन करने के है ना। देखें जरा आप, मेरे को ऐसे बता सकते हो ये डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना है? डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन ओरल है, डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन ओरल एकदम ओरल है। क्या पहले ही बोल चुके हैं अपन, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगी। सिमेट्री से बोल दिए थे क्या, अरे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक्स वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, वाई वाले ऐड हो जाएंगे, तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन जीरो आने वाला है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचने ही नहीं। समझे क्या बात को? करके भी दिखाऊंगा, जीरो आएगा। सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सिमेट्री से कि जीरो आने वाला है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन की अकेली थी, तो अकेला इसका इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर है। समझे क्या? ऐसे ही तुम्हें टाइम पास में इसका भी प्रूफ दे दूंगा, ये जीरो आता है। सही है क्या? बट चलिए अपन तो इसके ऊपर फोकस करते हैं, आइए इसके ऊपर फोकस करें यार। हमें ईवाई निकालना है। ईवाई कितना हो जाएगा, डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी कितना है अपने पास, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा वैसा का वैसे ईवाई। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्या इंटीग्रेट कर सकते हो? क्या दिक्कत है इसमें? क्या दो दो वेरिएबल है? कौन कौन वेरिएबल है, के वेरिएबल है क्या, आर वेरिएबल है क्या, कौन कौन वेरिएबल है? क्यू एन थीटा। डी के बाजू में जो लिखा है वो तो वेरिएबल है ही, और थीटा वेरिएबल है। बेसिकली थीटा बदलेंगे तभी तो अलग अलग एलिमेंट ले पाएंगे। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए थीटा मैंने ले लिया 0 डिग्री, तो क्या ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा? मान लीजिए थीटा मैंने ले लिया कितना यार, 90 डिग्री, तो क्या ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा क्या? देखो ये थीटा है, इस थीटा की वैल्यू 90 कर लो, क्या इस एलिमेंट पे पहुंच जाओगे? सही है क्या? फिर देखिए थीटा की वैल्यू कितनी कर दूं, -90 डिग्री, तो क्या इस एलिमेंट में पहुंच जाएंगे? समझ पा रहे हैं? यानी थीटा बदलेंगे तभी तो अलग अलग एलिमेंट काउंट होंगे, अपने को सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, उनको ऐड करना है। सही है क्या? थीटा तो बदल रहा ही है, क्यू डी के बाजू में लिखा है तो वो भी वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल मैचिंग मैचिंग नहीं है तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे। सही है क्या? तो पहला काम क्या होगा, वेरिएबल्स को मैचिंग मैचिंग बनाना। याद आया कुछ? कल जैसी बातें ही हो रही हैं, हल्का हल्का लॉजिक थोड़ा अपन इंप्रूव करते आ रहे हैं चीजों का, बस है ना। देखिए जरा, और हर जगह लगता है ये चीज, जब भी रिंग बनानी हो यही कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना। तो अच्छे से समझना है इसको, बहुत बार रिपीट होएगा ये, 3 बार रिपीट होएगा आपके लिए। क्लियर है क्या? आइए देखें, हम क्या बात करें यार, क्यू और थीटा, बेसिकली हम लोगों को इनको मैचिंग मैचिंग बनाना है, ठीक है। मैचिंग मैचिंग कैसे बनाते थे याद करो, यूनिटरी मेथड। वेरी गुड यार, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ये यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड क्या बोलेंगे देखना जरा, पूरे टू पाई एंगल पे
मेरे को बता, आधी रिंग कितना एंगल सस्टेन करती है? आधी रिंग पाई एंगल बनाती है ना सेंटर पे। पूरी रिंग 2 पाई एंगल बनाती है ना, जानते हो ना? एक पूरा सर्कल 2 पाई बनाता है, आधा सर्कल पाई बनाता है, 180 बनाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ये पूरा पाई एंगल के ऊपर कितना चार्ज लगाया हुआ है अपन ने? क्यू चार्ज, टोटल क्यू चार्ज। क्लियर है क्या? पूरी पाई एंगल सब्सटेंड करने वाली रिंग के ऊपर अपन ने टोटल चार्ज क्यू डाल रखा है। सही है क्या? तो एक रेडियन सब्सटेंड करने वाले पे कितना लगाया है? क्यू बाय पाई। अरे कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? पाई रेडियन पे क्यू चार्ज है, तो एक रेडियन पे क्यू बाय पाई चार्ज है। सही है क्या? तो ये छोटी सी डी थीटा एंगल पे कितना चार्ज है, बताएं जल्दी से। छोटे से डी थीटा एंगल पे कितना चार्ज है? क्यू बाय पाई डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्या है? डी क्यू। ये तो डी क्यू है ना? डी थीटा एंगल वाले एलिमेंट पे जो चार्ज है उसको तो डी क्यू बोला गया है। ये डी थीटा एलिमेंट के ऊपर वाला चार्ज है, इसको डी क्यू बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या डी क्यू डी थीटा के टर्म्स में आ गया? तो मतलब अब इंटीग्रेशन वगैरह हो जाएगा। तो आइए देखें। ई वाई इज इक्वल टू के, डी क्यू कितना हो गया अपने पास? क्यू बाय पाई आर स्क्वायर वैसे का वैसा कॉस थीटा डी थीटा। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए कौन कौन कांस्टेंट है? के, क्यू, पाई, आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है क्या? क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे? यानी इंटीग्रेशन यहाँ से कर देंगे। आई बात समझ में? क्लैरिटी है सबको? ये क्या था? यूनिटरी मेथड वेरिएबल्स कन्वर्ट करने की। ठीक है क्या? इसको यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे डालिएगा उसको। ठीक है क्या? फिर देखिए हम लोग बात करें लिमिट्स डालनी होगी ना। बताइए लिमिट्स कैसे डिसाइड करेंगे? लिमिट्स तो ऐसे डिसाइड करेंगे जिससे ये वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी काउंट है, ये वाले की भी काउंट है, ये वाले की भी काउंट है। अच्छा, लिमिट किसकी वैल्यू होगी? हाँ, डी के बाजू में जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू होगी। क्लियर है क्या? बताइए ये वाला एलिमेंट भी काउंट हुए, ये एलिमेंट भी काउंट हुए, ये एलिमेंट भी काउंट है, बीच की सारी एलिमेंट काउंट हुए, तो कहां से कहां तक थीटा की लिमिट डाल दूं? ध्यान से देखे, लिखा हुआ है मैंने सब कुछ। क्या इसके लिए थीटा बराबर -90 है? तो -90 से लेके पूरा 90 तक एंगल को बदल देंगे कि सारे एलिमेंट काउंट होते जाएंगे। अरे जस्ट जैसे थीटा -90 कर रहे थे, क्या ये अपना इधर आ जा रहा था? और -90 से लेके पूरा 90 तक बेसिकली हम लोग कर देंगे, थीटा को बदल देंगे। क्या एलिमेंट पूरा यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा और रिंग को बना देगा क्या? क्लियर है? हमेशा लिमिट ऐसे लेते हैं जिससे एलिमेंट पूरे उस शेप को ट्रेस कर दे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा कुछ लिखा हुआ अपन ने लास्ट लास्ट वाला पॉइंट है ना? तो इस तरीके से एलिमेंट मतलब लिमिट्स देंगे अपन लोग कि -90 से लेके 90 तक डाल देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये ट्रेसिंग हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये लिमिट डाल देते हैं अपन लोग -π/2 से π/2। समझ पाए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं? बताएं जल्दी से, इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे कितना हो जाएगा? के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा या माइनस साइन थीटा? एक बार में पलट गए, साइन थीटा सही बोल रहे थे भैया। भैया 11वीं नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें भी बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ोगे पूरा फिजिक्स उड़ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, साइन थीटा आ गया -π/2 से लेके π/2। देखिए के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, लिमिट डालें जल्दी से। साइन π/2 माइनस ऑफ साइन -π/2। कोई दिक्कत तो नहीं? साइन π/2 1 हो जाता है क्या? अच्छा, ये माइनस साइन बाहर आ जाता है क्या? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन π/2 वापस से 1 हो जाएगा क्या? तो 1 + 1 यानी 2। तो कितना आ गया अपने पास? 2 KQ/πr आंसर। ये मैं थीटा की वैल्यू डालूंगा ना यहाँ पे। नहीं, पहले सुन लेना, थीटा की वैल्यू डालेंगे ना लिमिट में। सही है क्या? थीटा देख क्या है, यही है क्या थीटा? बस इसकी लिमिट अपन डाल रहे हैं। ठीक है क्या? हम लोग बात करें बेसिकली इसकी लिमिट ऐसे डालनी है जिससे ये एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करके पूरी आधी रिंग बना दे। सही है क्या? तो बताए इस एलिमेंट को यहाँ लाने के लिए क्या करेगा? कि थीटा की वैल्यू माइनस में डालेगा π/2। सही है क्या? क्लियर है? अरे पॉजिटिव में डालेगा तो इधर वाले एंगल आएंगे,
माइनस में डालेगा तो इस तरफ वाले एंगल होंगे, उल्टे तरफ में। कौन सा? अरे ये जीरो होगा ना, जीरो एंगल देखा है ना। देख यार, ये वाई एक्सिस अपनी, ये देख एंगल जीरो तो ये होगा ना, यही कहलाएगा ना जीरो एंगल। ये 90 डिग्री एंगल, और ये एंगल अब -90 के जाए। क्लियर है? ये क्या है? ये एंगुलर पोजीशन है, जानते हो, सर्कुलर मोशन। पक्का क्लियर है अभी? अभी भी कोई डाउट हो तो बोल दे आराम से। पक्का? वो इमेजिनेशन वाली चीज है, डाउट बनता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिल्कुल ले सकता है तू। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे एक्स एक्सेस से भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बट अभी भी अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसकी लिमिट यहीं से नापने में आसान होती है। ठीक है क्या? इस क्वेश्चन में तुम यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से एंगल, तो इधर के लिए थीटा 0 हो जाता, इधर के लिए पाई हो जाता 180। समझ पा रहे हो? ठीक है, समझते हुए कॉपी करें। एक और क्वेश्चन इससे मैचिंग मैचिंग बनाऊंगा मैं। पूरा आपको करना है, रिंग ही होगी पूरी की पूरी। जगह कहाँ कहाँ छोड़नी है पता है ना? एक इधर जगह छोड़नी है, और ये यूनिटरी मेथड इधर लिखना है हमने। ठीक है, क्या हुआ? हो गया? यहाँ पे जगह छोड़ी, इधर तक पहुंच गए। लिखें जल्दी से यहाँ पे। पहले ये लिखेंगे अपन, इसको काटेंगे जरूर। ठीक है क्या? और फिर ये दोनों लिखा अपन ने, है ना? देखिए जरा, लिखें यहाँ पे, लिखें इंटीग्रेशन गिव्स अस algebraic sum. Integration gives us algebraic sum. But electric field is a vector quantity. But electric field is a vector quantity. But electric field is a vector quantity. क्लियर है? इंटीग्रेशन वेक्टर एल्जेब्रिक सम करके देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? फिर लिखिएगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फुल स्टॉप डाल के लिखिएगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, if the electric field vector due to all the elements, if the electric field vector due to all the elements is in same direction, is in same direction,
if the electric field vector due to all the elements is in same direction, then vector sum will be equal to algebraic sum. Then vector sum will be equal to algebraic sum, and we can directly integrate. When we can directly integrate, अगर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती, हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती, ऐसा रॉड में हो रहा था, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, वहां पे ऐसी पंचायत कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है, हर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है, तो अलग अलग डायरेक्शन में तो प्रॉपर वेक्टर सम ही करना पड़ेगा। ठीक है क्या? एल्जेब्रिक सम वेक्टर सम सेम नहीं होगा। तब क्या करेंगे यार ऐसे केस में यार, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी भी अपने को क्या करके देता है यार, एल्जेब्रिक सम ही करके देता है, और अपने को वेक्टर सम करना है, तो अपन कंपोनेंट्स ले लेते हैं, तो ये कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक सम ही होता है हमेशा। क्लियर है क्या? कंपोनेंट्स तो हमेशा एल्जेब्रिक सम ही होते हैं, अपन ने लिया था ना एग्जांपल, आई कैप में आई कैप जुड़ता है, जे कैप में जे कैप जुड़ता है, सीधा सीधा नॉर्मल नॉर्मल जुड़ता है। क्लियर है क्या? तो लिखिएगा इफ, फुल स्टॉप डाल के लिखिएगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी सी चीज है बस, हल्की सी लिखनी, जगह भर गई हो जरा, तो लिखिएगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to all the elements, if electric field due to all the elements is in different direction, is in different directions, then we will first check components, and then integrate. Then we will first check components and then integrate. Then we will first check component and then integrate. थंब रूल बना लो एकदम सिंपल सा, भी सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं फिर तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, और सारे वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो कंपोनेंट्स लेने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है क्या? करना तो इंटीग्रेट है यार, इन्फिनिट चीजों को जोड़ के इंटीग्रेशन ही दे पाता है, समझे क्या? क्लियर है? चलिए यार अब देखें यार, ये पूरा कॉपी हो गया कि ईवाई वाला हो गया सबका? मैं एक बार EX 0 आ रहा है वो करके बता दूं क्या? जरा सी दे ले, बस कुछ भी नहीं, देखो अरे ये इसमें अंतर क्या है, डी तो वैसा का वैसा है, तो क्या यहाँ पे साइन आ जाएगा? सही है, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा। ठीक है क्या? साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस कॉस आ जाएगा। सही है क्या? अच्छा, कॉस में ये माइनस को तो बाहर ही ले लेते हैं, इस माइनस को तो बाहर ले लेते हैं। अच्छा, कॉस में लिमिट डालते हैं, कॉस में लिमिट डालते हैं, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2, तो क्या कॉस अपने अंदर का ये माइनस साइन बचा जाता है? जानते हैं क्या? साइन तो माइनस साइन को बाहर बोल देता है, कॉस माइनस साइन को बचा जाता है, गायब कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 एंड कॉस ऑफ पाई बाय 2 आर सेम ओनली, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों ही बन होते हैं। क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करें दोनों बन होते हैं, गलत बोल के, दोनों जीरो होते हैं। ठीक है क्या? तो हम लोग बात करें ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सब जीरो। ठीक है, तो EX पूरा का पूरा जीरो आ रहा है सामने में, है ना? चाहे तो इसको भी नोट कर ले, हमें तो पहले ही बोल दिया था EX जीरो आना ही चाहिए, आ भी रहा है। ठीक है क्या? क्लियर है? जैसे सिमेट्री देख लेते तो कई बार ये इंटीग्रेशन करने से बच जाते हैं। क्लियर है क्या? इंटीग्रेशन करने के बाद भी आंसर जीरो ही होता है। ठीक है ना? कॉपी करें जल्दी इसको।
हो गया सबका? ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवाया था। मेन तो अगला क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला बनाकर रखना है, उससे ये भी निकल जाएगा। ठीक है क्या? हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है, इस पे टोटल चार्ज दे रखा है Q, और ये Q कैसा दे रखा है? यूनिफॉर्म है ना, हर जगह बराबर बराबर। इस आर्क का जो रेडियस दे रखा है वो आपको दे रखा है R, और ये इसका सेंटर है ना। आपको बोल दिया है ये आर्क जो है अपने सेंटर पे 2 अल्फा एंगल सब्सटेंड कर रहा है। आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द अर्थ। पूरा क्वेश्चन आप ही को करना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्या इसमें भी एलिमेंट को घुमाना होगा? यानी थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अगेन देखेंगे हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स देंगे और उनको इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? तो थीटा पे जाके डी थीटा लिखेंगे, उधर पे एक डी क्यू का एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट पे से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, उसे कंपोनेंट्स देंगे, कंपोनेंट्स देने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। जल्दी से करें। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में बस लिमिट्स का अंतर है और कुछ अंतर नहीं, एक लाइन का अंतर नहीं। ठीक है क्या? कोशिश करें बिना देखे पिछले क्वेश्चन को कर पाए, और कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल पूछें, अभी कभी डाउट है। पहले क्या करेंगे? एलिमेंट लेंगे, जनरल एलिमेंट लेंगे, कोने वाला मत ले लेना, बीच वाला मत ले लेना, एकदम जनरल एलिमेंट लेंगे। सही है क्या? सभी ने एलिमेंट लिया? आइए चलिए मैं भी लेता हूँ, मैच कर लें यहीं पर ही, फिर आगे क्या करें। तो यहां से थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया, ये हमारा एलिमेंट। समझ में आया सबको? क्या बहुत छोटा एलिमेंट होगा? छोटे से एलिमेंट में बहुत छोटा सा चार्ज होगा, डी क्यू। क्या क्लियर है? अब क्या करोगे? क्या इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे? तो बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए पहले, तो कैसी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी, सब कुछ लिखें। क्या इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना? जल्दी बनाए और लिखें, साथ साथ करें इसको। कॉपी में तभी लिखना जब समझ में आए।
क्या सबने डी लिख लिया? कितना होगा डी बताइए, सब बोलो यार। डी बताओ कितना होगा? के डी क्यू, और ये दूरी क्या रेडियस ही हो जाएगी बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये डी की डायरेक्शन बता सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? क्या करें, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें? क्या करेंगे, कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है क्या? कंपोनेंट और इंटीग्रेट करें, एक कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या हो जाएगा एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या हो जाएगा वाई। सही है क्या? कोई एक जीरो हो जाएगा क्या? ध्यान से देखिए, कोई जीरो हो रहा है? सोच के बताएं, जीरो हो रहा है क्या साइन वाला? साइन वाला जीरो होगा यार, पक्के से होगा। एक इस तरफ, एक इस तरफ, दोनों के ये वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है क्या? सिमेट्रिकली बनाया गया, अल्फा उधर है अल्फा इधर है। क्लियर है? तो बेसिकली एक्स एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जो भी होगी वाई में हो पाए। साइन वाला पक्के से जीरो आएगा आंसर, है ना? तो वाई वाले को पकड़े, इंटीग्रेट करें, आंसर निकाल के देंगे। लिमिट्स के अलावा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं। कोशिश करें बिना देखे कर लें, चेक करते जाए हल्का हल्का, है ना? क्या हुआ? लिमिट खुद देख यार, लिमिट ऐसे लेंगे जिससे ये भी काउंट हो और ये भी काउंट हो, इसके बीच के सब काउंट हो जाए। इसके लिए कितना हो जाएगा माइनस अल्फा, इसके लिए कितना हो जाएगा अल्फा, गिवन ही था ना। आंसर आ गया किसी का? फाइनल आंसर? एकदम सही किया तुमने जो भी किया, बिल्कुल सही किया, आंसर भी सही है। गुड। करूं मैं करूं? आइए देखें, तो हम लोग बात करें यहाँ पे डी को डायरेक्ट इंटीग्रेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्या? क्या ये सही है? गलत है? कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन क्या सही है यार, कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। सही है क्या? तो डी का एक कंपोनेंट होगा ये वाला, डी कॉस थीटा। सही है? हम लोग बात करते हैं, एक काम करते हैं, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देते हैं। डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या मिल जाएगा? ईवाई मिल जाएगा क्या? और ऐसे ऐसे जितने भी कंपोनेंट सबको जोड़ेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस मिल जाएगी क्या? सही है। हम लोग बात करें, एक और कंपोनेंट आएगा ये वाला, डी साइन थीटा। हम लोग बात करें ऐसे जितने भी कंपोनेंट सबको जोड़ेंगे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। वेरी गुड। डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या दे देगा? जीरो दे देगा। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? आइए देखें, सबसे पहले तो डी की वैल्यू डाल देते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, है ना? डी कितना है अपने पास? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। कौन कौन बदल रहा है यहाँ पे? थीटा और क्यू। क्या दो वेरिएबल हैं? क्या इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा? क्या कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा? क्या यूनिटरी मेथड लगाएंगे उसके लिए? आइए लगाते हैं यूनिटरी मेथड। कहाँ पढ़ते हुए? मोल कंसेप्ट में। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये, मैं ऑल्टरनेट दे दूंगा इसका आगे जाके। ठीक है, देखिए जरा, हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, पूरे टू अल्फा पे कितना चार्ज है? पहले क्या बोला था, पूरे पाई पे कितना चार्ज है? क्यू। अब बोलेंगे टू अल्फा पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। सही है क्या? पूरे टू अल्फा एंगल पे चार्ज कितना फैला हुआ है? क्यू। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें तो एक रेडियन पे कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू बाय टू अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग बात करें छोटे से डी थीटा एंगल पे कितना चार्ज होगा?
छोटे से डी थीटा पे कितना चार्ज होगा, क्यू बाय 2 अल्फा डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, यही हमारा डी क्यू है। डी थीटा एंगल पे जो चार्ज है वही तो डी क्यू है। डी थीटा एंगल सब्सटेंड करने वाले छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज है वही हमारा डी क्यू है। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। डी क्यू आ गया, डी क्यू डाल देंगे, थीटा के टर्म्स में आ गया, डी क्यू उसको डाल देंगे, पूरी इक्वेशन थीटा के टर्म्स से तैयार हो जाएगी। देखिए फिर से आंसर आएगा अपने पास के डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, क्यू बाय 2 अल्फा है ना, क्यू बाय 2 अल्फा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर है क्या। कौन कौन कांस्टेंट है इसमें, के क्यू अल्फा 2 आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है यार, ये सब गिवन थे अपने क्वेश्चन में, सब कांस्टेंट है। सही है क्या, तो ये सब बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन भी। सही है क्या। आइए इंटीग्रेशन की लिमिट डालें अब। लिमिट सब लोग ध्यान से देखें। हम लोग बात करें, हम चाहते हैं ये एलिमेंट भी आए, ये एलिमेंट भी आए, तो सारे एलिमेंट बीच के आ जाए, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना चाह रहे हैं अपन लोग, क्लियर है क्या। यानी इस एलिमेंट की भी जोड़ना चाह रहे हैं, इस एलिमेंट की भी जोड़ना चाह रहे हैं, इस एलिमेंट की भी जोड़ना चाह रहे हैं, बीच में जितने भी एलिमेंट है सबकी जोड़ना चाह रहे हैं, क्लियर है क्या। इस एलिमेंट के लिए थीटा को कितना कर देना चाहिए, 0। सही है क्या। इस एलिमेंट पे जाने के लिए थीटा को कितना कर देना चाहिए, अल्फा। इस एलिमेंट पे पहुंचने के लिए थीटा को कितना कर देना चाहिए, माइनस अल्फा। समझ पा रहे हैं। हम लोग बात करें, हम लिमिट कहां से कहां तक डालें थीटा की, थीटा की लिमिट ही आएगी ना, डी के बाजू में थीटा लिखा है उसी की लिमिट आएगी। सही है क्या। थीटा को माइनस अल्फा से लेकर अल्फा तक वेरी कर देंगे, क्या एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, और चल जाएगा तो हमारा ये आर्क बना देगा, तो आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आ जाएगी। सही है क्या। तो माइनस अल्फा से लेकर अल्फा तक लिमिट डाल दी। सही है। के क्यू बाय 2 अल्फा आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, अरे अभी तो करा है, माइनस अल्फा से लेके अल्फा, के क्यू बाय 2 अल्फा आर स्क्वायर साइन अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा। सही है क्या। क्या साइन माइनस साइन बाहर उगल देता है, बाहर उगल देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फा हो जाएगा क्या। सही है क्या। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा बाय अल्फा। यही क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक्स वाली तो 0 ही है, तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉपी करें जल्दी। बट क्या इजी है, अब हो जाएगा। रिंग बनाने में आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। इसको थोड़ा थोड़ा रोज रोज देखते रहेंगे अपन, इंटीग्रेशन जो जो करते जा रहे हैं, ठीक है क्या। हम बेस डेवलप कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। हर जगह सिमिलर टाइप इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप ना भी करें तब भी आपके बहुत सफिशिएंट मार्क्स फिजिक्स में आ जाएंगे। नीट में छान छान के इंटीग्रेशन क्वेश्चन छोड़ दो, क्लियर है। बट फिर भी यार इंटीग्रेशन आ जाता है तो फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है यार मेन एग्जाम में। लास्ट का कौन सा, ये साइन माइनस अल्फा में माइनस साइन बाहर आ जाता है ना, साइन के अंदर से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। साइन अल्फा और साइन अल्फा इज 2 साइन अल्फा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर को अलग लिख दिया, साइन अल्फा। सही है। अब क्या क्या रटना है उसको ध्यान में रखते हुए अलग से लिखेंगे उसको, ठीक है क्या। ये तो पूरा डेरिवेशन हो गया, अल्टीमेटली इसको पूरे को रटना है, फॉर्मूला है अपना, है ना। इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी डाल दूं जिससे कि आधी रिंग बन जाए, कितनी डाल दूं जिससे आधी रिंग बन जाए, मतलब पिछला क्वेश्चन बन जाए। पाई बाय 2 डालेंगे क्या, अल्फा आधा एंगल है, देख पा रहे हो। सही है क्या। जब ये आधी रिंग बनानी होगी तो आधी रिंग का भी आधा एंगल इस पाई बाय 2 ना, क्लियर है। तो पाई बाय 2 डाल दो कि पिछले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही है क्या। अल्फा की वैल्यू कितनी डाल दो जिससे पूरी रिंग बन जाए, कितनी डालूं, पूरी रिंग का एंगल 2 पाई होता है, अल्फा आधा एंगल है तो पाई हो जाएगा कि अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पाई डालो, साइन पाई इज 0, पूरा 0, पूरी रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये अल्टीमेट फॉर्मूला है अपना, इसको अपने को याद रखना है, ठीक है।
इससे रिंग हो, आर्क हो, आधी रिंग हो, एक चौथाई रिंग हो, कुछ भी हो, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है क्या? हो गया कॉपी पूरा? चलिए देखें क्या क्या रटना है, उसको लिख लेते हैं फाइनली। इंटीग्रेशन एक बार में नहीं आएगा, ये बता दे रहा हूं आपको। 2-3 बार अलग अलग चैप्टर में सेम टाइप की चीजें करेंगे तब जाके आएगा, है ना? उसको टाइम देना होगा एकदम, फिर जाके खुद से कर पाओगे इंटीग्रेशन। एक बार वो कर पाओगे फिर पूरी फिजिक्स सीखी जाती है। ठीक है क्या? चलिए देखें क्या क्या याद करना है अपने को इसमें। कि मान लीजिए अपने पास एक आर्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है। हम लोग बात करें इस आर्क के वजह से, अगर पॉजिटिवली चार्ज आर्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्या? अगर पॉजिटिवली चार्ज आर्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अवे होगी क्या? अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी। अच्छा, होगी किसके अबाउट? एंगल बाइसेक्टर के अबाउट। किसके अबाउट? एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी। सही है क्या? ये जो है वो और कुछ नहीं, मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, यानी इस तरफ ये एंगल अल्फा है, इस तरफ ये एंगल अल्फा है, यानी ये पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। कोई दिक्कत तो नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक आर्क की वजह से अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होती है, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स होती है। सही है क्या? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे पॉइंट चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड गया। सही है क्या? और साइन अल्फा बाय अल्फा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा बाय अल्फा, जहां पे क्यू क्या है, इसके ऊपर दिया गया चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज दिया होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन आपको आएगा भी नहीं। रेडियस हो गया आर, और अल्फा क्या है? हाफ एंगल। ठीक है क्या? अल्फा इज द हाफ एंगल ऑफ द आर्क। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे ये चीज लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टुवर्ड्स एंगल बाइसेक्टर। डायग्राम बना लीजिएगा, आखिर में लिखवा दूंगा। नोट किया सबने? लिखे जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, electric field due to an arc is always directed along the angle bisector of the arc, is always directed along the angle bisector of the arc, is always directed along the angle bisector of the arc। लिख लिया सबने? डायग्राम बना ले, डायग्राम के साथ इन सारी बातों के साथ ये सारी चीजें याद रखनी। क्लियर है? इस पेज पे जो भी चीजें रखी हुई है वो आपको लर्न करके रखनी है। डेरिवेशन सिर्फ इसलिए करवाया है ताकि इंटीग्रेशन सीखें। डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, फॉर्मूला ही काम का अल्टीमेटली। ठीक है क्या? बट बस ये है कि इंटीग्रेशन सिखाना है धीरे धीरे। आगे तो इजी इंटीग्रेशन करना है अपने को, इस चैप्टर में गॉस लॉ वाला वो सबको आना चाहिए। तो आ जाए उसके लिए थोड़ा अपन हायर लेवल इंटीग्रेशन पहले से ही देख रहे हैं। ठीक है क्या? चलिए देखें और आगे चीजें। हम लोग बात करें, हमारे पास कुछ एक चार्ज डेंसिटीज होती है। मास डेंसिटी सुना है आपने? नॉर्मल डेंसिटी सुना है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। एक्चुअली कायदे से देखा जाए उसको अपने को बोलना चाहिए वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी।
आमतौर पे अपन उसको डेंसिटी बोल देते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो, ठीक है क्या? और उसका पूरा नाम क्या है? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, सही है क्या? ऐसे ही देखा जाए तो और भी डेंसिटी होती है। हम लोग बात करें एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी होती है, सही है क्या? फिर एक ऐसे ही होती है लीनियर मास डेंसिटी, क्लियर है क्या? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी में अपन ने क्या करा? मास पर यूनिट वॉल्यूम करा ना, सही है क्या? सरफेस मास डेंसिटी में अपन क्या करेंगे? मास पर यूनिट एरिया करेंगे, ठीक है क्या? और लीनियर मास डेंसिटी में क्या करेंगे? मास पर यूनिट लेंथ करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये हम मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, क्लियर है क्या? तो चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा? मास की जगह चार्ज आ जाएगा, क्लियर है क्या? तो हम लोग चार्ज डेंसिटीज देख रहे हैं, ऐसा सिमिलर टाइप का मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है जो आपको सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिखाया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं? पूरी चीजें यहाँ की वहां पे भी यूज होगी, पूरा तब कर दूं। हेडिंग डालिएगा चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटीज, सबसे पहली चार्ज डेंसिटी जो हम देखने वाले हैं वो क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है? जब भी मास किसी एक लेंथ के अलोंग अलोंग रखा हो, जैसा कि रॉड में रखा होता है, रॉड में जो भी मास हो, चार्ज हो, वो लेंथ के अलोंग अलोंग लगाए थे ना अपन लोग। जब भी कोई चार्ज है वो लेंथ के अलोंग अलोंग लगाया हो, क्लियर है? किसी एक लेंथ पे डाल के रखा हो, रिंग में भी लेंथ पे डाल रखा है ना, पेरीफेरी पेरीफेरी पे डाल रखा है, तो इन सारे केसेस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? लेमडा डिफाइन करते हैं। लेमडा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कोई दिक्कत तो नहीं? लेमडा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी करके उसको बोला जाता है, क्लियर है क्या? टेक्निकली देखा जाए तो लेमडा को जो डिफाइन किया गया है, लेमडा को बोला गया है dq/dl, ठीक है? dq मतलब एक छोटा सा चार्ज, dl मतलब एक छोटी सी लेंथ, क्लियर है क्या? एक छोटी सी लेंथ के ऊपर एक छोटा सा चार्ज होगा, उस छोटे से चार्ज और छोटे से लेंथ का जो रेशियो होगा उसी को अपन क्या बोल देंगे? उस जगह का लेमडा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? हम लोग बात करें ये किस काम आता है? ये बेसिकली डीक्यू चार्ज निकालने का काम आता है। क्या अपने को एलिमेंट का चार्ज निकालना होता था? देखो जो भी डेरिवेशन इंटीग्रेशन वाले थे, डीक्यू निकालना पड़ता था ना हर बार, सही है क्या? ये डीक्यू निकलवा के देगा आपको जो यूनिटरी मेथड से काम करना पड़ता था उसको शॉर्टली करवा देगा, बस कुछ भी नहीं करना, लैम्डा पता है तो डीक्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी है ना? सही है क्या? बस इतना यूज है, डीक्यू आपको मतलब लैम्डा पता है तो डीक्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा डीएल के बराबर हो जाएगा, समझ में आया क्या? क्लियर है? किसी भी छोटे सी लेंथ का चार्ज निकालना हो, लैम्डा को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटी सी लेंथ का चार्ज आ जाएगा, डीक्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अच्छा, लेकिन कभी आपको टोटल चार्ज निकालना हो जाए तो क्या करोगे यार? मतलब एक पूरी लेंथ पे, अच्छी बड़ी लेंथ पे चार्ज निकालना है, तो कैसे ऐसे डीक्यू डीक्यू चार्ज को जोड़ते जाना होगा क्या? तो हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली इंटीग्रेट, क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करें कभी भी टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या करोगे आप? लेमडा डीएल का इंटीग्रेशन कर दोगे, समझ पा रहे हो क्या? क्लियर है क्या? डीक्यू डीक्यू जोड़ के दे देगा वो, यानी टोटल चार्ज दे देगा, सही है क्या? अच्छा, अगर लैम्डा क्या है? यूनिफॉर्म दे रखा है आपको, बोल रखा है क्या? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ऐसा बोल रखा है यूनिफॉर्म चार्ज, मतलब जो भी चार्ज हो यूनिफॉर्मली चढ़ाया गया, क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या होता है? लैम्डा वगैरह क्या होगा? कांस्टेंट। हर जगह चार्ज एक समान चढ़ाया है, यानी हर जगह लैम्डा क्या है? एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं? लैम्डा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, लैम्डा कांस्टेंट है, क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा? अच्छा, डीएल का इंटीग्रेशन का टोटल लेंथ आ जाएगा, डीएल डीएल जोड़ोगे मतलब टोटल लेंथ आ जाएगा ना? देखना वहां से फिर लैम्डा क्या बन के आएगा अपने पास? लैम्डा निकल के आ जाएगा क्यू टोटल बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? हेलो, बात करें अगर बेसिकली लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ को इधर लेगा तो लैम्डा की वैल्यू क्यू टोटल बाय एल टोटल आ जाएगी, समझ में आया? क्लियर है? तो हम लोग बात करें लैम्डा कायदे से तो डी क्यू बाई डी एल होता है,
और किसी भी छोटी सी लेंथ पे कितना चार्ज है वो निकालने का काम में आता है। सिंपल छोटी सी लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, उसका छोटा सा चार्ज निकल के आ जाए। सही है क्या? यहीं पर ही अपने को अभी प्राइमरी यूज तो यही करना है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है? आगे जाके अपने को हो सकता है टोटल चार्ज निकालना पड़ जाए तो इंटीग्रेट कर देंगे, इसका यूज भी आएगा, लेकिन बहुत रेयर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है ना? क्लियर है? फिर अपन बात करें आगे जाके, हम लोग देखेंगे कभी आपको लैम्डा निकालना पड़ जाए, देना रखा हो तो निकालना पड़ जाएगा, तो क्या करोगे? टोटल चार्ज बाय टोटल रेंज कर दोगे, लैम्डा निकालेंगे। लेकिन सिर्फ तब जब लैम्डा बोल रखा हो यूनिफॉर्म, लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ लिखा है तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? आइए नेक्स्ट देखें। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद अगली चार्ज डेंसिटी आती है, उसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी लैम्डा की? कूलम पर मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? कूलम पर मीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया होगा ना। तो हम लोग बात करें इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर। इसको डिफाइन कैसे किया गया? इसको डिफाइन किया गया है, सिग्मा को डिफाइन किया गया है डी क्यू बाई डी ए। कोई दिक्कत तो नहीं? छोटे से एरिया पे जो छोटा सा चार्ज होगा उसका जो रेशियो है वही सिग्मा है। कोई दिक्कत तो नहीं? किस काम आएगा सिग्मा अपने यार? कि डी क्यू निकलवाने की। हम लोग को डी क्यू निकालना होता है, सिग्मा दे रखा होगा तो डी क्यू एक सेकंड में निकल आता है, डी क्यू बराबर सिग्मा डी। कोई दिक्कत तो नहीं? कल को हमसे बोल दिया जाए यार कि टोटल चार्ज निकालो, तो क्या कर देंगे? अरे वही कहानी, टोटल चार्ज निकालना होगा तो ऐसे डी क्यू को जोड़ते जाएंगे क्या? तो हम लोग बात करें बेसिकली इंटीग्रेट करना होगा, जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल चार्ज भी आ जाएगा। सही है क्या? अच्छा, इसी में अगर सिग्मा क्या हो? कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब यूनिफॉर्म चार्ज बोल रखा हो। अगर यूनिफॉर्म चार्ज बोल रखा है इसका मतलब क्या है? सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है। अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन टोटल एरिया हो जाएगा क्या? यानी सिग्मा इज इक्वल टू हाउ मच? टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। ठीक है। हम लोग बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी कब कब डिफाइन करते हैं? जब भी चार्ज किसी एरिया पे फैला हो, जैसे डिस्क में फैला हो, डिस्क में पूरे में चार्ज, डिस्क में एक एरिया में फैला हुआ है ना चार्ज। क्लियर है? तो वहां पे अपन फिर सिग्मा वगैरह डिफाइन करने रहते हैं। क्लियर है? रिंग में क्या डिफाइन कर रहे हैं? लैम्डा। ठीक है क्या? कोई भी लेंथ पे चार्ज, पेरीफेरी पे लेंथ पे चार्ज रखा हो तो बेसिकली हम लोग लैम्डा डिफाइन करते हैं ना। फिर बात करते हैं फाइनली वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। सही है क्या? हम बोलेंगे रो इज डिफाइंड एज हाउ मच? पी क्यू बाय डी वी। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? वेयर वी इज द वेलोसिटी, वॉल्यूम वी इज द वॉल्यूम। तो रो इज डी क्यू बाय डी वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग बात करें यहाँ से डी क्यू निकालने के, सबसे ज्यादा काम आएगा ये, एंड डी क्यू इज हाउ मच? रो डी वी। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? हम एक छोटा सा कोई एलिमेंट लिया करेंगे, हमें बेसिकली कभी भी कोई सॉलिड बॉडी बनानी हो जिसको पूरे में चार्ज हो, सॉलिड सिलेंडर हो अंदर भी चार्ज भरा हो, सॉलिड स्फीयर हो अंदर भी चार्ज भर रखा हो। ठीक है क्या? तो जो एलिमेंट होगा उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, और उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उसका छोटा सा चार्ज dq पता चल जाएगा। dq बराबर कितना हो जाएगा? रो dv। क्लियर है क्या? ये इसका मेन फायदा है। हम लोग बात करें लेकिन इसके और भी फायदे हैं। हम लोग कभी टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सही है क्या? और इसमें अगर बोल रखा हो यूनिफॉर्म चार्ज है, इसका मतलब रो कांस्टेंट है, और रो कांस्टेंट है तो रो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, डी के इंटीग्रेशन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, तो रो विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। समझ में आया? सेम चीज 3 बार रिपीट हो गई, और 3 बार फिर से रिपीट होगी कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जल्दी कॉपी करें इसको।
हो गया सबका, ये लिख लिया। हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैट्स का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, सेकंड पार्ट चालू होता है, ठीक है क्या? इलेक्ट्रोस्टैट्स कायदे से देखा जाए दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक तो कूलम्स लॉ के, और दूसरा वाला पार्ट इज गॉस लॉ। कोई दिक्कत तो नहीं, दो लॉ है हमारे पास इस पूरे चैप्टर, ठीक है क्या? सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, एक लॉ का चैप्टर है, इसमें दो लॉ है, बाकी सब में एक ही लॉ होता था, कईयों में तो होते ही नहीं, ठीक है क्या? हमने एक लॉ पढ़ा था न्यूटन का लॉ, जो तीन पढ़े थे ना अपन लोगों ने, फिर उस तीन लॉ पे फिर चैप्टर भी सारे ही पढ़ दिए थे अपन न्यूटन। उसके बाद रोटेशन तक एक भी नया लॉ नहीं आया था, इनफैक्ट एसचन तक एक भी नया लॉ नहीं आया था, ठीक है क्या? फिर सीधा फ्लूइड में आया था पास्कल्स लॉ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो उठा के छह छह चैप्टर निपट गए थे उन तीन लॉ से, क्लियर है? अकेला चैप्टर है जिसमें दो लॉ लग जाएंगे। आइए देखें जल्दी से, हो गया सबका पूरा? रब कर दें हम। तो नेक्स्ट देखिएगा यार, अपन आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पे। बेसिकली गॉस लॉ पढ़ने का अपना प्लान है ना? गॉस लॉ पढ़ने के लिए अपने को पहले फ्लक्स वगैरह पढ़ना पड़ता है क्या? हल्का फुल्का याद है ना यार? मतलब थोड़ा तो मजा लो यार 13th वाला। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले अपने को फ्लक्स पढ़ना पड़ता है। फ्लक्स पढ़ने से पहले अपने को मतलब एरिया वगैरह आता है ना फ्लक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वगैरह आता है, उनके बीच का एंगल वगैरह आता है। बेसिकली उससे पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। क्या है? एंटायरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्यों डिफाइन किया गया है? ताकि आप लोग कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से इमेजिन कर पाए। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है अपने को, है ना? मतलब मान लो समझ में भी नहीं आता, कैसे बताऊं यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कैसे दिखाऊं तुम्हें? क्लियर है क्या? तो दिखती भी नहीं है, एक्चुअली होती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कोई चीज, क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूरा कॉन्सेप्ट ही इमेजिन है, सही है क्या? तो हम लोग बात करें, हम लोगों ने बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जनरेट करा। हम लोगों ने क्या, एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने जनरेट किया, क्लियर है क्या? जो साइंटिस्ट कम थे, वो आर्टिस्ट ज्यादा थे, मतलब पेंटिंग वेंटिंग बड़ा करते थे, क्लियर है? कोई पढ़े लिखे इतने कुछ खास नहीं थे ना, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था उनका, ठीक है क्या? तो उन्होंने बेसिकली बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यार कॉपी वॉपी पे कैसे बनाए यार, कैसे इसको इमेजिन करें, कैसे दिखाएं कहीं पे कि हाँ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और उसको देखते ही लोग इमेजिन कर पाए हाँ इतनी जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, सबको तुरंत पता चल जाए, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो उन्होंने फिर इसके बारे में बहुत चीजें सोची यार, तो सोच के फिर उन्होंने बढ़िया सा आंसर दिया। आर्टिस्ट थे, थोड़ा उन्होंने आर्ट से इन्फ्लुएंस लिया है। सबने वो चित्र तो बनाया होगा यार बचपन में, पहाड़ी, और बीच में ये सूरज, और यहाँ से एक नदी, बनाया होगा ना सबने यार, ये क्लियर है? तो देखिए जरा, तो भी आर्टिस्ट था, तो उन्होंने बोला यार जैसे हम सूरज की किरणें बताते हैं ना यार, मतलब देखो सन है, शाइन कर रहा है सन, क्लियर है क्या? दिखने लग गया ना सन यार, ब्लू कलर का ना है, फिर भी सन दिखने लग गया, ठीक है क्या? क्योंकि बेसिकली ये लाइंस ने ऐसा कमाल किया यार, उनसे दिख रहा है कि यहाँ से कुछ निकल रहा है, क्लियर है क्या? कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ निकल रहा है यहाँ पे, क्लियर है क्या? तो सोचा यार इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐसी किसी ना किसी लाइन से दर्शाएंगे, तो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? और उन्होंने पूरा इसी से इंस्पिरेशन लग के उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाने के रूल्स बना दिए, क्लियर है क्या? इस इन रूल्स को फॉलो करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाएगी, क्लियर है क्या? तो लिखिए जल्दी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोल देते हैं यार? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लगते हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी होगी वैसी फोर्स की भी लाइन होगी, समझे क्या बात को? क्लियर है? ऐसा आगे जाके मैग्नेटिज्म में नहीं होगा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पढ़ेंगे अपन लोग, लेकिन उनको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स नहीं बोल पाते, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल पाते, क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करें बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं। किसका कॉन्सेप्ट है ये? माइकल फैराडे, क्लियर है क्या? तो लिख लीजिएगा किसका है? माइकल फैराडे का है ना।
अच्छा, अपन लोग इनके जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है क्या? तो लिख लीजिएगा ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, ठीक है क्या? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए इसी चैप्टर के उन्होंने रूल्स बनाए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे अगले चैप्टर में ये रूल्स थोड़े बहुत डिफरेंस आ जाएगा, क्या डिफरेंस आ जाएगा समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? बट हल्का आइडिया लेते हैं। बेसिकली उन्होंने क्या बताया, इसी पेंटिंग से आइडिया लिया यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब हम लोग बनाएंगे और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इमेजिन करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेसिकली उन्होंने सिंपल सोचा यार कि हम लोग कुछ ऐसी लाइंस बनाएंगे उससे अपने आप ही अपने को कुछ एक चीजें पता चलनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ एक चीजें पता चलनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास यार? क्या वेक्टर क्वांटिटी है? तो मैग्नेट और डायरेक्शन दोनों होते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के पास? तो उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं कहीं पे भी बना दूं तो उससे तुरंत के तुरंत अपने को मैग्नीट्यूड का पता लगना चाहिए, तुरंत के तुरंत डायरेक्शन का पता लगना चाहिए, क्लियर है? तो उन्होंने बोला यार कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा हम बोलेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रही हुई, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है? तो यहाँ से लाइट निकल के आ रही है, लाइट वेव है, चाहते तो ऐसे ऐसे बनाए थे, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन उसको इस तरीके से बनाया है। और देख सकते हो यहाँ पे देखो पास में कॉन्सेंट्रेशन अपन ज्यादा बनाते हैं, देखो उसका ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा 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 इस तरीके से बनाते हैं ना। देखो दूर जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, फैलती जा रही है रेस, पास में रेस थोड़ी पास पास में, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे लाइट ज्यादा स्ट्रांग है सन के पास और दूर जाने पे लाइट वीक पड़ती जा रही है, ऐसा दिख रहा है इससे, क्लियर है क्या? तो उन्होंने सेम चीज बोली यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी ऐसा ही अपन लोग बनाएंगे। हम लोगों ने मान लीजिए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी कहीं पे, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, तो को बता सकते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड ज्यादा माना जाएगा, ए पे या बी पे? ए पे। हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट बी, सही है क्या? क्लियर है? इस पॉइंट को कल लिखवाऊंगा। चलो अभी बातें करेंगे, खूब सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे से इसको देखिए, ठीक है क्या? चलिए, थैंक यू।